हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके सेमेस्टर या ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, एमसीक्यूज में भी, शॉर्ट आंसर में भी और लॉन्ग आंसर में। तो मान के चलिए कि 10 नंबर क्वेश्चन पका पका मिल जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप यहाँ पे आए हैं तो इस चैनल में फॉर्मेलिटी की कोई जगह नहीं है। शॉर्टकट कभी भी इंटरटेन नहीं किया जाता, पूरे डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कितने तरीके के होते हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं और उनके रेस्पेक्टिवली कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, इन सारे पॉइंट्स को वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको सही तरीके से समझना है तो। आप अपने घर से निकल रहे हैं कॉलेज जाने के लिए। अब आप मुझे यह बताइए कि आपके घर से कॉलेज जाने के कितने रास्ते हैं। ये मैं तो नहीं जानता, ये सिर्फ आपके कहने पर मैं पूरा विश्वास कर लूंगा। आप कहेंगे सर एक ही रास्ता है, कोई कहेगा 2 रास्ते हैं, कोई कहेंगे 4 5, कितना भी हो सकता है अपने अपने डिपेंड के हिसाब से। बस जितना भी रास्ता है, बस एक से अगर अधिक है तो के केस में आंसर दीजिएगा कि अगर आपके घर से कॉलेज जाने के अलग अलग रास्ते हैं तो क्या सभी रास्ता सेम डिस्टेंस कवर करता है? क्या सभी रास्ते से जाने में आपको सेम समय लगता है पहुंचने के मात्र से? नहीं, ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होगा, कभी कभी हो भी सकता है। तो ज्यादातर केस में क्या होता है, कोई रास्ता बहुत शॉर्टकट होगा, कोई बहुत दूर वाला रास्ता होगा, कोई रास्ता इतना अच्छा होगा कि आप स्मूथली पहुंच जाओ, भले डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ये कई अलग अलग रास्ते हैं, सब रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, वह है आपका कॉलेज या फिर आपका ऑफिस, जिसके रेस्पेक्ट में बात करोगे तो यहाँ पे ये मान के क्यों नहीं चले कि हमारा जो ब्लड है वो हमारा कॉलेज है या हमारा ऑफिस है, और हमारा रास्ता कोई भी हो, अल्टीमेटली जो ड्रग है वो आप हैं, आपको उस ब्लड तक पहुंचना है। अब इस ब्लड तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं, इसका एग्जांपल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बचपन से लेकर के अभी तक ये कई बार यूज किया होगा। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपको पोलियो की पहली ड्रॉप पिलाई गई, वो कौन से रूट से दिया गया था? जिस दिन आप 1 दिन या 2 दिन के हुए, कई बार उसी दिन दे दिया जाता है। आपको यहाँ पे टीका लगाया गया था, वो कौन से रूट से दिया गया? उसके बाद तो बचपन में इतने इंजेक्शन ठुके हैं आपको कि गिनती नहीं गिन सकते। हर एक का वैक्सीन, इसका वैक्सीन, उसका वैक्सीन। तो दिन में आप सुबह कोई गोली खाते हो, वो कौन सा रूट है? जो लोग, हालांकि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो लोग खैनी या तंबाकू चबाते हैं वो खा के पानी नहीं पी जाते हैं, वो कहाँ रखते हैं? अपने गाल के बगल में। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही हो, खास करके एंजाइना में, तो फिर आप उस टैबलेट को अपने टंग के नीचे रखते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस कभी भी कोई चोट लग जाती है, छिल जाते हो, तो उसके ऊपर आप टॉपिकली आप क्रीम को अप्लाई करते हो। जब दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, सहा नहीं जाता, तो फिर आप इंजेक्शन लगवा के उसको ठीक करने की कोशिश करते हो। ये कई ऐसे मेथड हैं जिसको बिना पढ़े आप यूज कर रहे हो, चाहे जनरल पब्लिक हो, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो। इन सब को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है, और यही काम आपको सॉल्यूशन फार्मेसी में मैं करके दिखाऊंगा। तो हमारा आज का टॉपिक, जैसा मैंने कहा, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद respect to advantage and disadvantage of each and every individual route, जिसको मैं यहां कवर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रेजेंटेशन, और इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स के बारे में, और इस रूट्स में अलग अलग उनका एडवांटेज होगा और अलग अलग उनका डिसएडवांटेज होगा। तो पहला आपके साइड में आएगा रूट, दूसरा है आपका एडवांटेज, और तीसरा है डिसएडवांटेज। लिखने के लिए मैंने डिसएडवांटेज लिखा है, पर इसको डिसएडवांटेज कम लिमिटेशन समझ लीजिएगा, क्योंकि डिसएडवांटेज तो भैया एज सच कोई नहीं कह सकते, लिमिटेशन जरूर कह सकते हैं। तो सबसे पहला रूट है आपका ओरल रूट। ओरल रूट कहने का क्या मतलब है? बच्चे ज्यादातर इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ये रहा ओरल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ओरल रूट वो रूट है जिसमें हम अपने मेडिसिन को अपने मुंह के रास्ते अपने पेट, फिर पेट से फिर एब्जॉर्प्शन करते करते अल्टीमेटली वो ब्लड में पहुंचता है, तो फिर आप कहोगे कि सर अगर मुंह से लिया गया रास्ता ओरल है तो फिर बकल क्या है और सबलिंगुअल क्या है? तो ऐसा समझाने के लिए एक मैं पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूंगा और एक्सेप्टेड भी नहीं कहूंगा, बट मैक्सिमम जो एक्सेप्टेड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम सॉलिड डोजेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ओरल रूट वो रास्ता है जिसमें हम अपने टैबलेट को, कैप्सूल को अपने टंग के ऊपर रखते हैं और पानी ऊपर से पी जाते हैं। तो ऐसे रास्ते ओरल रूट कहलाते हैं, सॉलोड हो जाता है पूरा पानी की सहायता से। लेकिन अगर इसी ओरल के अंदर जो छोटे छोटे सब क्लासेस और हैं, बकल है, सबलिंगुअल है, इसमें आप पानी का यूज नहीं करते, आप उसे निगलते नहीं हो, उसे स्टे करके रख देते हो। अगर आप बकल में रख रहे हो तो थोड़ा साइड में रख देंगे, सबलिंगुअल में रखेंगे तो जीभ के नीचे लगा के रखोगे। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझने में आसानी होगी। तो ओरल रूट से क्या क्या ले सकते हैं? आप मुख्य रूप से टैबलेट ले सकते हो,
कैप्सूल ले सकते हो, सिरप ले सकते हो। अब सिरप में मैं सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूं, सस्पेंशन में सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूं, क्योंकि सुटिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं फार्माकोलॉजी पढ़ा रहा हूं। तो ये सब चीजें ओरल के अंदर में आ जाएंगी। सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, सॉल्यूशन फार्मेसी है तो हर जगह आएगा ही आएगा। तो ये ओरल रूट है। अगर इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो बहुत बेसिक एडवांटेज क्या है, इट इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमन। सबसे इंपॉर्टेंट की ये सेफेस्ट है और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला है। सेफेस्ट कैसे कि मैंने कोई एक टैबलेट जो सेम सेम दिख रहा होगा उसको गलती से ए की जगह बी ले लिया, अब मैंने मुंह में खा लिया। अगर आपको लगता है कि यार मैंने तो गलती से खा लिया, ये नहीं खाना चाहिए था, अगर अभी भी आपके मुंह में है तो उसे आप थूक सकते हो, स्पिट कर सकते हो, और नहीं तो फोर्सफुली वोमिटिंग करके उसे बाहर निकाल सकते हो अगर ऐसा लगा कि वो डेंजरस हो सकता है उस केस में नेचर के अकॉर्डिंगली। तो इसे आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो, यानी कि सेफ्टी मार्जिन आपके पास है। आपके हाथ थोड़े जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और पढ़ाते पढ़ाते कोई मेडिसिन लेना हो तो मुझे जा करके साबुन से हाथ धो करके फिर सुखा करके टैबलेट को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हालांकि अच्छा ही है, कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी मैं उसको ले सकता हूं तो कोई बहुत ज्यादा कंटामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये टैबलेट ओरल रूट से मेरे पेट में जाएगा और वहां पे जो मेरा HCl है इसके माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर हैं तो डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी के रेस्पेक्ट में ये सेफेस्ट है और मोस्ट कॉमन है, क्योंकि आप देख लो, आपके घर में जाके देख लो, होमवर्क कर लो, जितने भी मेडिसिन हैं इकट्ठा कर लो, सबसे ज्यादा इकट्ठा करने के बाद आप पाओगे कौन सा रूट का ड्रग वहां पे प्रेजेंट है, ओरली। टैबलेट होगा, कैप्सूल होगा या तो सिरप होगा। इंजेक्शन तो गिने चुने का हाथ पड़े होंगे अगर इंसुलिन यूज कर रहे हैं तो इसीलिए वो सेफेस्ट है और कॉमनली वो अवेलेबल होता है। उसके बाद देखिए कन्वीनियंट है, आसानी से आप उसे ले सकते हो। मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा भैया, फिर से कह रहा हूं, शॉर्टकट की कोई जगह नहीं, आप वीडियो बंद करके जा सकते हैं। कन्वीनियंट है मतलब आप स्ट्रिप खोले, ब्लिस्टर खोले, पैकेट खोले, एक लिया और खा लिए, आसानी से कन्वीनियंट है। अब अगर मैं आपको यही कहूं कि इंजेक्शन लगाओ आईवी अपने में, तो ये क्या सबके लिए पॉसिबल है? एक आध होंगे जो कर सकते हैं, बट ये क्या सबके लिए? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉमनली, तो वो कन्वीनियंट नहीं है ना इंजेक्शन लगाना। ओरल रूट से टैबलेट, कैप्सूल, सिरप ये लेना कन्वीनियंट है, इसीलिए ये हमारे लिए कन्वीनियंट है। इकोनॉमिकल है मतलब ये टैबलेट कंपैरेटिवली इंजेक्शन से कम में आते हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट इंजेक्टेबल है, चलो टिटनेस का ही ले लो, टिटनेस का अगर आप वायर लेकर के आते हो या एम्प्यूल लेकर के आते हो तो आप लगाओगे कैसे उसको? इंजेक्शन से लगेगा ना। तो टैबलेट का तो कॉस्ट सब कुछ में आ जाएगा, और टिटनेस का जो एम्प्यूल वायर है उसका कॉस्ट तो लगेगा, उसकी जगह कोई भी दवाई होगी तो उस इंडिविजुअल दवाई का कॉस्ट लगेगा। लेकिन हमेशा एक चीज कॉमन रहेगी इन दैट पर्टिकुलर केस, क्या है? सिरिंज। तो सिरिंज का पैसा भले 5 रुपए ही क्यों ना हो, आपको एक्स्ट्रा तो लगेगा ही, और 5 रुपए में आपका दवाई आ सकता है। डिपेंड्स ऑन कैटेगरी, मैं सबके बात नहीं कर रहा हूं, कॉमन बात कर रहा हूं। तो ये इकोनॉमिकल है, आसानी से इसको खरीदा जा सकता है, कम दाम में खरीदा जा सकता है, और कैन बी टेकन विदाउट द स्पेसिफिक ट्रेनिंग। टैबलेट लेने के लिए कौन सी ट्रेनिंग होता है? किस कोर्स में टैबलेट कैसे लें सिखाया जाता है? ऐसा तो कोई कोर्स नहीं है ना। हाँ, किस सही तरीके को फॉलो करना है, कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन खाना कैसा है वो कौन सिखाता है? एक तो छोटा बच्चा भी अगर आप विटामिन की गोली देते हो तो वो आराम से खा लेता है, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर हम इसका लिमिटेशन देख लें या डिसएडवांटेज देख लें, तो सबसे पहला लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग, नॉट ऑल ड्रग। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन कम होता है, जैसे देख लीजिए आप डोपामीन आप डायरेक्टली दे सकते हो क्या? अगर इन केस ऑफ पार्किंसन बात करें तो क्या डायरेक्टली डोपामिन दिया जा सकता है? नहीं। कई ड्रग ऐसे हैं जो उनके प्रो ड्रग के फॉर्म में दिया जाता है, तो उन दैट पर्टिकुलर ड्रग के केस में ये लिमिटेशन है। दूसरा, फूड में अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई फूड ऐसे होते हैं जो कई अलग अलग तरीके के ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। डिटेल से ऑलरेडी अवेलेबल है ये वाला वीडियो। जैसे एग्जांपल की बात करो तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ये आपके कई एंटीबायोटिक के एब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं। एंटासिड कई तरह के ड्रग के एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, तो कई ऐसे ड्रग हैं जो दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को लेकर के। अगर आप फेनोबार्बिटॉन ले रहे हो और पेंटोबार्बिटल ले रहे हो तो वो एक दूसरे को एंजाइम इंडक्शन के थ्रू अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे फूड ड्रग के केस में, ड्रग के केस में एप्लीकेबल है, जो एक दूसरे के अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर चलो सिंपल सा मान लेते हैं, ड्रग इंटरेक्शन को छोड़ भी दो, सिंपल फूड ले लेते हो, तो आपके जीआईटी में अगर फूड प्रेजेंट रहेगा तो उस पर्टिकुलर ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए बाधा पैदा करेगा। ऐसे अगर आप देखो कि ये अगर आपका स्टमक है, यहां पे आपका स्टमक हो गया और यहां पे आपका ड्रग हो गया, ठीक है, और इसमें ऑलरेडी फूड प्रेजेंट है, तो ये जो फूड है वो इसके डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन को कम कर
कर सकता है और इसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन कम होगा तो आगे जाकर के इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन भी कम देखने को मिल सकता है। तो मोस्टली आपने देखा है कि जब आप फूड कंज्यूम करते हो तो वो फूड उस पर्टिकुलर ड्रग के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम कर सकता है। कंडीशन अप्लाइड ये भी है कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस भी कर देते हैं, लेकिन वो गिनती के एक्सेप्शन केस में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, फूड में अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। अगला लिमिटेशन हमारा क्या है, पेशेंट कॉन्शियसनेस इज नेसेसरी। ठीक है, ये पेशेंट कॉन्शियस क्या मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति बेहोश है कॉमा में है, उसको होश नहीं आया, अब उसको आप उठा के बोल रहे हो या वो सो रहा है, भैया एक टैबलेट खा लो प्लीज, वो बेचारा कैसे टैबलेट खाएगा। टैबलेट खाने के लिए होश में रहना जरूरी है। टैबलेट तो चलो कोई भी पकड़ के मुंह तक ले जाएगा, इंगल्फ कैसे करेगा। अगर मैं सो रहा हूं आप टैबलेट मुंह में डाल दिए तो क्या होगा, इज इज पॉसिबल टू इंगल्फ इट, नहीं। तो इस केस में ये सिंपल सा कॉमन सा लॉजिकल एक लिमिटेशन है कि पेशेंट कॉन्शियस नेसेसरी है, उसका होश में रहना आवश्यक है। अगला एक लिमिटेशन देख लो, ड्रग में बी मेटाबोलाइज बिफोर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग में बी मेटाबोलाइज यानी कि अगर आपने वो ड्रग लिया ओरल रूट से और हर एक वो चीज जो ओरल रूट से जा रही है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो होगा ही होगा। तो अगर कोई ड्रग मान लेते हैं कि 100% आप दे रहे हो तो ये 100% आपके कभी भी अवेलेबल नहीं होगा काम करने के लिए। बायोअवेलेबिलिटी मैंने पढ़ाया आपको, तो ये लिवर में जाएगा और लिवर में जाकर के उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेटाबोलाइट बचेंगे उसका कंसंट्रेशन 100% से कम ही रहेगा और इससे वो ड्रग की एफिकेसी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये एक लिमिटेशन हो गया आपके इस ओरल रूट का। अगले रूट पे चलते हैं, तो अगला रूट है हमारा इंट्रावीनस। बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, अच्छा भी है और जो चीज इसके लिए अच्छी है वही इसके लिए कई बार थोड़ा दिक्कत भी कर सकती है। तो इंट्रावीनस रूट जिसे हम शॉर्ट में आईवी कहते हैं, इसका क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज है कि एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये सोच रहे होगे कि सर एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एक्शन कैसे होगा। कॉन्सेप्ट बेटा, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब जनरली फार्माकोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो कोई भी ड्रग अगर ओरल रूट से ले रहे हैं तभी कंपेयर कर पाएंगे। टैबलेट को उठा के देख लेते हैं, अगर आप टैबलेट लेते हो ओरल रूट से तो वो आपके जीआईटी में पहुंचेगा जीआईटी में पहुंचने के बाद पेट में जो पानी है उसके साथ घुलेगा, तो जो बड़ा पार्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। जैसे अगर ये टैबलेट है तो इस टैबलेट के अंदर वाटर जो आपके स्टमक में प्रेजेंट है ये वाटर अंदर जाएगा और इस वाटर के कारण से ये धीरे धीरे अपने अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा। तो ये टूट गया, ये डिसइंटीग्रेशन होता है और इसके बाद ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा और ये डिसॉल्व होना डिसोल्यूशन कहलाता है। फिर इसके बाद ये आपके ब्लड में पहुंच जाएगा और ब्लड की सहायता से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो इस ड्रग का अल्टीमेटली ब्लड में पहुंचना, ब्लड में घुलना ही टेक्निकली और फार्माकोलॉजिकली एब्जॉर्प्शन कहलाता है। पेट में जाना एब्जॉर्प्शन नहीं कहलाता। तो यहां पे आप देख रहे हो कि टेबलेट का ब्लड में पहुंचने के लिए, एब्जॉर्प्शन होने के लिए डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, इन स्टेप से इसको गुजरना पड़ रहा है। जबकि अगर आप इस इंजेक्टेबल या इंट्रावेनस के बारे में बात कर रहे हो तो वो ऑलरेडी सीधा कहां जा रहा है, आपके सीधे सीधे ये हमारा ब्लड है, इसी में सीधे आप उसको इंजेक्ट कर दे रहे हो। तो इसके लिए किसी भी तरीके का डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन रिक्वायर्ड है क्या, नहीं। इसी सेंस में बोला गया है एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद इसका दूसरा एडवांटेज है नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो अभी आपको डिस्कस किया, इसका कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये बाईपास कर जाता है। क्यों, इसका आंसर भी यही है, आपने डायरेक्टली उस सॉल्यूशन को इंजेक्शन के थ्रू में दिया तो ये तो पूरा यहां से यहां पूरा ब्लड में पहुंचने लग गया। इसको लीवर में पोर्टल वेन के थ्रू जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया था, आईवी रूट से दिए गए ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी हमेशा 100% माना गया है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला एडवांटेज इमीडिएट रिस्पॉन्स। देखो ये मैंने पर्सनली फील किया है, आप में से कई लोग भी इसको फील किए होंगे। अगर मान लो कि अगर मैं पेनिसिलिन के बारे में बात करूं या किसी भी ड्रग के बारे में बात करूं, चलो कॉमनली अननोन ड्रग के बारे में बात करता हूं। अगर आप किसी ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हो तो इतना फास्ट और इतना इमीडिएट एक्शन होता है कि आपको तुरंत उसका एहसास हो जाता है। जैसे मेरे को एक इंजेक्शन दिया जा रहा था तो उसका स्वाद जो है मेरे मुंह में आने लग गया था, जबकि वो इंजेक्शन पूरी तरह से जा भी नहीं पाया था, अंडर प्रोसेस था, तब भी वो मुंह में स्वाद आ गया। उसका इफेक्ट, नींद का इंजेक्शन अगर लगा दें तो तुरंत वो इंजेक्शन देने के बाद आदमी सो जाएगा,
क्योंकि इमीडिएट एक्शन दे रहा है, तो ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। सुटेबल फॉर लार्ज डोज एज इन्फ्यूजन, अगर बहुत बड़ा ज़्यादा लार्ज डोज में देना है तो उसको हम कैसे देंगे? मान लो कि पूरा 1 लीटर का कुछ देना है तो आप उसको ऐसे पानी थोड़ी पिला दोगे, आप उनको लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, आई होप कि आपको ये पता हो सोडिक्स में, तो उसमें इन्फ्यूजन के थ्रू, ड्रिप के थ्रू आराम से आप उसको पहुंचा सकते हो जो डायरेक्टली उनके ब्लड में जा रहा होगा। उसके बाद देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना या फीचर है वो ये है कि वैल्यूएबल इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड कैन बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर इमरजेंसी है, सबसे पहली बात तो कि अगर कोई इमरजेंसी है और वो पेशेंट अगर अनकॉन्शियस भी है तो भी आप आईवी के रूट से उसको ड्रग दे सकते हो। कैसे इमरजेंसी? भाई इमरजेंसी का कोई डेफिनेशन नहीं होता, उस समय जितना समय बचा सको वो सिचुएशन अगर आ गई है तो वो इमरजेंसी है, सीधा सीधा यही इसका डेफिनेशन होता है। अगर मान लो मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, इतना सीवियर पेन होगा, उस केस में आप टैबलेट खाओगे? उस केस में आपको तो इंजेक्शन देना है। इमीडिएट कोई अटैक आ गया है, ब्लड डिसॉल्व करना है, तो क्या आप ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग यूज करोगे? ऐसे केस जहां पे समय सबसे बड़ी दवाई हो वहां पे ये इमरजेंसी केस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। तो ऐसे केस में आप प्रेफर करोगे इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, आईवी रूट को। और ऐसे पेशेंट जो होश में नहीं है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देना तो आपको उनके ब्लड में ही है, तो ये उनका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो गया। लेकिन लिमिटेशन कौन सा है? इतने सारे एडवांटेज हैं तो उसके रेस्पेक्ट में इनको डिसएडवांटेज बोलना मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाइड होगा। तो डिसएडवांटेज मैंने लिख दिया है, उसको लिमिटेशन ही मान के चलिए तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहला, नॉट सुटेबल फॉर ऑयली सब्सटेंस। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एमसीक्यूज में। ऐसे सब्सटेंस जो ऑयली होते हैं उनको आप आईवी के थ्रू नहीं दे सकते, उनको आप आईएम के थ्रू दे दोगे, आईवी के थ्रू नहीं दे सकते, तो ये एक हमारे लिए कमी हो गई। दूसरा, बोलस इंजेक्शन में रिजल्ट इन एडवर्स इफेक्ट। अगर आप बोलस इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हो तो मे पे फोकस करिएगा, वो 100% कॉज करेगा ऐसा नहीं, वो थोड़ा एडवर्स इफेक्ट में कॉज कर सकता है अगर बहुत अधिक मात्रा में मिक्सअप वॉल्यूम ज्यादा करके दे रहे हैं तो। अगला, ट्रेन्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं तो अभी तक नहीं सीख पाया हूं। और उसके बाद अगला पॉइंट, एंड कैन नॉट बी रिवर्स वन इंजेक्टेड, ये लाइन भी अंडरलाइन कर ले। सो पहले ट्रेन्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड। मुझे अगर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना होता है ना तो मैं हॉस्पिटल जाता हूं और फिर वहां से पर्ची कटा करके इंजेक्शन लगाता हूं, मैं नहीं लगा सकता इंजेक्शन। अगर ट्रेनिंग लिया हुआ होता तो की बात अलग है, बट इतने साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस होने के बाद भी इंजेक्शन लगाने का एक्सपीरियंस नहीं है और पता नहीं हमारे पास राइट भी है कि नहीं, तो मुझे ट्रेन्ड पर्सन की आवश्यकता होगी। दूसरा, रिवर्स नहीं कर सकते। वेलवेट के केस में मैंने बताया कि गलत टैबलेट खा लिया, मुंह में है, थूक दो, अंदर चला गया है, वोमिटिंग करा लो। अगर आपने इंजेक्शन एक बार लगा दिया और आपको लगता है यार तूने गलत इंजेक्शन लगा दिया, वापस निकालो। अब कैसे वापस निकालो? इसके दो ही तरीके हैं, एक या तो आप कोई स्पेसिफिक एंटीडोट यूज करो जो उसको न्यूट्रल कर दे, दूसरा मैं नहीं कहूंगा, ये मजाक का पार्ट है लेकिन आप गलत समझ लोगे। दूसरा ये है जो एचएपी की बुक काले एंड काले में लिखा है उसका स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं कि अगर हमको ब्लड का वॉल्यूम चेक करना है तो पूरा ब्लड ही बाहर निकाल दो और नाप लो, वो उस बुक में लिखा हुआ था। तो यहां तो वो तो नहीं कहूंगा, बट मैं ये कहूंगा कि अगर उस ब्लड के अंदर प्रेजेंट ड्रग को बाहर निकालना है तो फिर आपको ब्लड ही बाहर निकालना पड़ेगा। क्या वो पॉसिबल है? वो एक जोक का पार्ट है, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि आप जो ड्रग दे दिया गया है इसे वापस निकाल सको। उसके बाद अगला लिमिटेशन है, स्ट्रिक्ट एंटीसेप्टिक नीडल इज रिक्वायर्ड। यहां पे एंटीसेप्टिक जो मैं शुरू में टैबलेट के केस में हाथ में लेके खाने वाला बता रहा था, केवल नीडल क्यों? मैं तो कह रहा हूं पूरा प्रोसेस एंटीसेप्टिक और स्टेलाइज कंडीशन में होना चाहिए। भाई क्या अगर इंजेक्शन को आपने किसी में लगाया, गांव में तो ये बहुत होता था, पहले गर्म पानी में उबाल के लगाते थे, अब तो नहीं होता ना। एक इंजेक्शन लगा दिया किसी व्यक्ति को, उसको वापस से पानी में बस धो दिया, अब चले गए दूसरे के घर, उसके घर में वही इंजेक्शन लगा दिया, तो हो गया ना कंटामिनेशन। एचआईवी हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, कोई दूसरे कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते हैं। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के गलत प्रभाव इसमें भी देखने को मिलेगा। हालांकि ब्लड यूज नहीं किया, निडल तो यूज किया, इसीलिए एंटीसेप्टिक या पूरी तरह से स्टेरलाइज नीडल यूज करना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं पूरा नीडल ही नहीं, पूरा प्रोसेस, क्योंकि अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो यहां पे इथेनॉल यूज करके आपको इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा, नीडल भी साफ करना पड़ेगा, सिरिंज भी फ्रेशली यूज होना चाहिए, जो व्यक्ति उसको लगा रहा है वो भी अच्छे साफ सुथरे हाथों वाला हो। तो ये बहुत जरूरी है, ये आप स्किप नहीं कर सकते इन केस ऑफ आईवी। तो ये उसके लिमिटेशन हो गए। अगला जो रूट है आपका वह सबक्यूटेनियस रूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला एडवांटेज देख लीजिए, सुटेबल फॉर स्लो रिलीज ड्रग।
ऐसे ड्रग जिनको आप चाहते हो कि स्लोली रिलीज हो, तो उन ऐसे ड्रग के रिस्पेक्ट में आप इस रूट ऑफ ड्रग एडमिशन को यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि कोई चीज एकदम से रिलीज हो और हम चाहते हैं कि कोई चीज एकदम धीरे धीरे रिलीज हो। जैसे अगर आप कोई परफ्यूम को स्प्रे मारते हो अपने कमरे में, तो आप ये स्प्रे वाला यूज करते हो, एक बार दबाते हो पूरा निकल जाता है। अब दूसरा क्या करते हो, घर में आपके या तो रूम के रेस्पेक्ट में या वॉशरूम के रेस्पेक्ट में एक कंपनी का छोटा सा डिब्बा आता है, जिसको आप ढक्कन खोलते हो, देखते हो कि बड़े बड़े अलग अलग साइज के छेद हैं, तो आप थोड़ा छोटा में करते हो तो वो धीरे धीरे निकलता है, थोड़ा बड़ा करते हो थोड़ा ज्यादा निकलता है, पूरा खोल देते हो तो पूरा खुशबू भर जाता है, खत्म भी जल्दी होता है। यही कहानी तो बायोबिलिटी में मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे स्लोली रिलीज अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज ये हो गया कि सुटेबल फॉर स्लो रिलीज। दूसरा एडवांटेज, आइडियल फॉर सम पुअरली सॉल्युबल ड्रग। ऐसे ड्रग जो बहुत पुअरली सॉल्युबल होते हैं अदर रूट के थ्रू में, उनके लिए आप यूज कर सकते हो। आईवी में देखा कि ऑयली सब्सटेंस को हम नहीं दे सकते, यहां पे ये ऑयली वाला यूज कर सकते हैं स्लोली रिलीज के रेस्पेक्ट में। उसके बाद अगर हम इसके कुछ लिमिटेशन देखें तो पहला लिमिटेशन, पेन और नेक्रोसिस इफ ड्रग इज इरिटेटिंग। भाई सुई लगेगी तो दर्द तो होगा, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे मैं हूं, हमको सुई से डर लगता है। ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूं आज आपको वीडियो में। जब मुझे सुई लगती है तो बहुत डर लगता है, खास करके डेल्टॉइड मसल्स में। वहां पे मुझे पता नहीं क्यों किस बात की एंजाइटी होती है। आप मेरे आर्म पे कितना भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो पेन का एहसास ही एंजाइटी का मेन कारण है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे आप हो चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो ये पेन आपको देखने को मिल सकता है। कई बार आप देखते हो कि अगर आप आईएम इंजेक्शन लगवा रहे हो, सब क्यूटनियस में लगवा रहे हो, आईवी में तो जनरली देखा नहीं गया है, जनरली आईएम में देखने को मिलता है, तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा स्वेल हो जाने लग जाता है। फिर आप दूसरा थ्रोम्बोफोब वगैरह यूज करते हो उसको डिसॉल्व करने के लिए, तो एक पेन का काम कर सकता है और उस जगह पे इरिटेटिंग भी नेचर में आपको फील हो सकता है या पेन भी हो सकता है। थोड़ा टिश्यू के आसपास डेथ जैसा भी, टिश्यू डेथ की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति की नहीं, वो देखने को मिल सकता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ड्रग्स। अब जैसे आईवी के केस में पूरा ड्रिप चढ़ा देते हो, पूरा दिन में चलता रहता है, ये सब क्यूटेनियस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे उठा करके स्किन के बीच में देना है। अब इसमें कैसे मैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल दूं बताओ? इतना सा जगह है और पूरा लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल है, इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे केवल आप इंजेक्शन लगा सकते हो थोड़ी क्वांटिटी वाले इंसुलिन जैसी चीजों के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने के बाद हमारा जो अगला आ जाता है वो है आपका इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर ये भी एक पॉपुलर रूट में से एक है। जब आपके ड्रग को हम मसल्स में देंगे तो वह इंट्रामस्कुलर कहलाएगा। इंट्रामस्कुलर, इसके ऊपर किसी और दिन और इमेज डाल दूंगा। इंट्रामस्कुलर भी बोल सकते हो, मस्कुलर माने मसल्स में देने वाला। इसका एडवांटेज क्या है? सुटेबल इफ ड्रग वॉल्यूम इज मॉडरेट। अगर आपका ड्रग वॉल्यूम ना तो बहुत कम है और ना तो बहुत ज्यादा है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। मॉडरेट का मतलब लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल बिल्कुल नहीं है, ये भी याद रखना। दूसरा एडवांटेज, सुटेबल फॉर ऑयली व्हीकल, जिसके पहले स्लाइड में मैंने दो बार इस कोटेशन को यूज किया था। IV is not useful for oily vehicle preparation, but it is preferable, it is useful. Oily vehicle को आप यूज कर सकते हो एंड सम इरिगेटिव सब्सटेंस को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं जो तो आपके यूजफुल होगा उसके लिए। अगला एडवांटेज क्या है? प्रिफरेबल टू इंट्रावीनस इफ पेशेंट मस्ट सेल्फ एडमिनिस्टर। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि इसे मैं इंजेक्ट कर सकता हूं तो ऐसे केस में आईवी की तुलना में आईएम थोड़ा प्रिफरेबल रहता है। हालांकि अभी भी थोड़ा पॉसिबल कम ही है, पर है तो सही। आईवी देना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, बहुतों के लिए आप खुद को दोगे वो रिस्क फैक्टर है, लेकिन आईएम दिया जा सकता है, आराम से आप आईएम लगा सकते हो, तो इट इज प्रिफरेबल ओवर दी आईवी। उसके लिमिटेशन के बारे में बात करें तो कैन बी पेनफुल, ये सत्य है, ये कभी भी नहीं जा सकता। सुई चुभेगी, दर्द तो होगा ही होगा, चाहे कोई सा भी रूट फॉलो कर लो, सुई लग रही है दर्द होगा, तो उसको छोड़ो दर्द को। उसके बाद कैन कॉज इंट्रामस्कुलर हीमोरेज इन केस ऑफ एंटीकोगुलेंट थेरेपी। देखो ये जो मैंने आपको कहा कि अगर आप आईएम में लगाते हो तो थोड़ा सा वहां पे स्वेल होने के, क्लॉट बनने के चांसेस हैं, तो ये उसकी कुछ लिमिटेशन है, वहां पे ब्लड क्लॉट हो सकते हैं, हीमोरेज कॉज कर सकता है। उसके बाद दूसरा इसका लिमिटेशन है सम टाइम कॉज इन्फ्लेमेशन विच बिकम पेनफुल। ये अगर आपके साथ हुआ होगा तो देखेंगे कि उस जगह पे जहां पे आईएम लगा है ना, थोड़ा सा स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, खास करके ऐसी जगह जहाँ पे डेल्टॉइड मसल में लगा है, तो आप पे बैठने के बाद और तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशन हो गए। अगला रूट है हमारा ट्रांसडर्मल पैचेस, यानी कि एक बैंडेज जैसा, बैंडेज देखे हो तो उसी का छोटा रूप है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको चिपका देते हैं, अफेक्टेड पार्ट में जाकर के वो अपना काम करता रहता है, किसी रूट से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस
ट्रांसडर्मल पैचेस के क्या एडवांटेज हैं? पहला, बाईपास द फर्स्ट पास, क्योंकि ओरल रूट से तो जा नहीं रहा, तो मैंने कहा था कि केवल ऐसे ड्रग जो ओरल रूट से जाते हैं वही आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू गुजरेंगे। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बाईपास कर जाता है आपके फर्स्ट पास को, ये एडवांटेज है, ठीक है। दूसरा है कन्वीनियंट एंड पेनलेस, इसको कोई भी पेन महसूस नहीं करना पड़ता जो इसको लगा रहा है। बैंडेज चिपका रहे हो, आराम से चिपकाओ, निकालो स्टिकर को, उसके एडेसिव को टच करो और चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रेंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, आप आराम से लगा सकते हो। चाहे आपका बेलाडोना का पैचेस क्यों ना हो जो गाल में लगाते हैं, चाहे आपका सिंपल सा बैंडेज क्यों ना हो, आराम से आप लगा सकते हो। कन्वीनियंट एंड पेनलेस, पेनफुल पेनलेस, समझ में आ रहा है आपको। अगला, आइडियल फॉर ड्रग विच आर लिपोफिलिक एंड हैव पुअर बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि ऐसे ड्रग जो लिपोफिलिक होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आइडियल है, यानी कि जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होते हैं उनके लिए ये प्रीफरेबल होता है। और ऐसे ड्रग जिनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, बायो अवेलेबिलिटी पढ़ा चुका हूं बेटा मैं, फैक्टर इफेक्टिव भी पढ़ा चुका हूं, तो जिनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है ओरल के रूट में, उसके लिए भी ये मेथड, ये रूट हम प्रीफर कर सकते हैं। अगला एडवांटेज है आपका आइडियल फॉर ड्रग दैट आर क्विकली एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी, ऐसे ड्रग जो कि अगर देन इसके, यानी कि इस रूट के अलावा अगर हम किसी और रूट से देते हैं तो उस रूट से देने पे वो ड्रग क्विकली बॉडी को रिलीज कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे केस में आप इस मेथड को प्रीफर कर सकते हो। अब बारी आती है उनके कुछ लिमिटेशंस की, तो एक एक करके लिमिटेशन देख लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन, सम पेशेंट आर एलर्जिक टू ट्रांसडर्मल पैचेस एंड दैट कैन कॉज इरिटेशन। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत कम होते हैं वैसे तो, जो ऐसे प्रॉपर्टी रखते हैं कि उनको ट्रांसडर्मल पैच से इरिटेशन होता है। एक्चुअली वो जो गम लगा हुआ होता है ना, वो गम चिपकता है तो उनका स्किन इतना सेंसिटिव होता है कि उस गम से थोड़ा सा उनको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। तो ये तो केवल कुछ लोगों के रेस्पेक्ट में है। दूसरा, ड्रग मस्ट बी हाईली लिपोफिलिक, जो इसका आइडियल प्रॉपर्टी है वो, ऐसे ड्रग जो लिपोफिलिक होंगे वही आपके स्किन के बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। तो ये लिमिटेशन है कि जो हाईली लिपोफिलिक है वो तो आराम से यूज रहेगा, लेकिन जो लिपोफोबिक है उसका कैसे, उसके लिए दिक्कत जाएगी। तो ये लिमिटेशन होगी। मे कॉज डिलेड डिलीवरी ऑफ ड्रग टू फार्माकोलॉजिकल साइट ऑफ एक्शन, थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्वियसली कि वो वहां से मूव करेगा, अंदर जाएगा, ब्लड में जाएगा, फिर अपना काम करेगा, तो इट मे टेक सम टाइम, एक्स्ट्रा टाइम बोल सकते हैं उसको। उसका है लिमिटेड टू ड्रग दैट कैन टेकन इन अ स्मॉल डेली डोज, ये केवल उन्हीं ड्रग्स के लिए पॉसिबल है जिनका स्मॉल डोज में देना होगा, उन्हीं के लिए ये मेथड को हम प्रीफर कर सकते हैं। ज्यादा डोज पे देने वाले चीजों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो रूट है हमारा वह है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रेक्टल रूट को यूज करके हम उस ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कराएंगे। जैसे सपोजिटरीज वगैरह आप देखते होंगे, थोड़ा से कम ही हैं इनके ऑप्शंस, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस में यही ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेक्टल रूट की बात कर रहे हैं ना, तो हीमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स के केस में ये वाला रूट ज्यादा प्रीफरेबल होता है। डायरेक्टली हम क्रीम को, ऑइंटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो साइट पे जाकर के जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस जगह पे जाके अपना एक्शन दे सके। एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है पार्शियली बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये वर्ड याद रखिएगा, पार्शियली बाईपास, पार्शियली, क्योंकि ये रेक्टल रूट से जाता है। अब एक ऐसा स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं जो बुक में दिया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेंट्रल। कई लोग बोलते हैं सीधा ब्लड में जाने वाला, वो तो एक रूट का एग्जांपल है, लेकिन पैरेंट्रल का मतलब क्या होता है, पैरा प्लस एंटेरल। पैरा मतलब बियॉन्ड, अदर देन, और एंटेरल मतलब इंटेस्टाइन। तो पैरा एंटेरल, पैरेंटल मतलब क्या हुआ, एक ऐसा रूट जो बियॉन्ड इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन को छोड़ करके जाता हो, वो पैरेंटल कहलाता है। और सारे पैरेंटल्स के अंदर तो नहीं, बट अगर पैरेंटल के अंदर आईवी का लोगे तो वो तो बाईपास कर जाता है फर्स्ट पास को। यहां पे पार्शियली, क्योंकि ये रेक्टल रूट से जा रहा है तो ओरल रूट से जाता है तो पूरा वाया इंटेस्टाइन जाता, तो यहां रेक्टल रूट से देने पे इंटेस्टाइन में के थ्रू तो नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा इंटेस्टाइन में तो जाएगा ही जाएगा, इसीलिए पार्शियली आपका वर्ड लिखा हुआ है। आई होप कि अब आपको समझ में आया हो। पार्शियली बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ज्यादातर तो बाईपास कर जाता है, थोड़ा बहुत फर्स्ट पास में जाता है। दूसरा एडवांटेज, कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड बाय द गैस्ट्रिक एसिड। अगर मैं ओरल रूट से कोई ड्रग ले रहा हूं तो उसके चांसेस हैं कि नेचर और नेचर ड्रग की डिपेंड करता है, हर ड्रग के साथ एप्लीकेबल नहीं है, कि वो आपके पेट में प्रेजेंट HCl के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे अगर आप इंसुलिन का, अभी तो नहीं, अभी तो बन रहे हैं, बहुत पहले
की बात करें, पहले इंसुलिन को ओरली नहीं दिया जा सकता था क्योंकि वो आके पेट में HCl के प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाता था। वैसे अगर कोई ऐसा ड्रग है जो पेट में जाने के बाद पेट के में प्रेजेंट एसिड के प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाता हो, उसको अगर आप चाहते हो कि डिस्ट्रॉय ना हो तो आप इस रूट को फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो डिस्ट्रॉयड ना हो तब हम यूज कर सकते हैं। और आइडियल फॉर ड्रग विच आर कॉजिंग वोमिटिंग, और ऐसे ड्रग जो पेट में जाने का वोमिटिंग कॉज करते हैं उससे भी आप ओवरकम कर सकते हो। और आइडियल फॉर पेशेंट हु आर वोमिटिंग, जो मैं बोला कि जो वोमिटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये, क्योंकि वोमिटिंग जाएगा पेट में, पेट में जाएगा ड्रग और वोमिटिंग होगा तो पेट का ड्रग बाहर आ जाएगा। तो ऐसे केस में पेट के रास्ते से, ओरल के रास्ते से नहीं दिया जा सकता, रेक्टल रूट से दिया जा सकता है। एक एडवांटेज और जोड़ दो कि अगर स्पेसिफिकली लोकल इफेक्ट हमें चाहिए, अगर पाइल्स फिशर फिस्टुला वाला केस चल रहा है तो वहां पे ये रूट प्रिफरेबल होगा। साथ में दूसरे ड्रग एडजुवेंट दे सकते हैं, बट यहां पे लोकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लोकल एनेस्थेटिक दे सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन, मलहम दे सकते हैं, और थोड़ा बहुत पेन कम करने के लिए जो भी आपकी क्रीम्स हैं वो भी आप दे सकते हो। तो ये आपके एडवांटेज हो गए। लिमिटेशन के बारे में बात करें, खुद ही सोच के देखिए कि अगर मैं आपको एक ही बीमारी के लिए एक ओरल रूट से देने वाला ड्रग दे दूं और एक रेक्टल रूट से देने वाला ड्रग दे दूं तो आप प्रीफर किसे करोगे? आप ऑब्वियसली ओरल रूट से करोगे। कारण एक तो इजी है, हमने देख चुका ओरल का। दूसरा, ये थोड़ा सा भाई शाई नेचर वाले लोग दिक्कत हो जाएगी, कैसे रेक्टल रूट से इंसर्ट करूं? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंपल मैन। थोड़ा सा ट्रेनिंग लगेगा, उसके बाद जाके पॉसिबल हो सकता है। तो ये कॉमन चीजें डिस्कस करनी है हमको। बस ड्रग में इरिटेट द रेक्टल म्यूकोसा, हो सकता है कि वो ड्रग रेक्टल म्यूकोसा में, क्योंकि रेक्टल रूट से इंसर्ट करोगे तो इरिटेट करे। रेक्टल रूट में टेम्परेचर सही होता है, बॉडी का टेम्परेचर। तो रैबिट के केस में भी हमने देखा था कि हम रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेते हैं तो थोड़ा सा गर्म होता है, वहां पे सपोजिटरी डालोगे तो बॉडी की हीट में मेल्ट हो जाएगा और सर्कुलेट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत कुछ ड्रग इरिटेट कर सकते हैं। नॉट अ वेल एक्सेप्टेड रूट, भाई वेल एक्सेप्टेड नहीं है ना, तो आप एक्सेप्ट करोगे इजीली, मजबूरी में नहीं कह रहा, नॉट इजीली आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। तो मैं, अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तब फिर चॉइस थोड़ी ना है, चॉकलेट थोड़ी ना, तो दवाई आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद पीपल फेस डिफिकल्टी टू टेकिंग दिस ड्रग वाया दिस रूट, जैसा मैंने कहा कि हमको डिफिकल्टी सामना करना पड़ेगा कि कैसे रेक्टल रूट से हम उस ड्रग को इंसर्ट करें, इंजेक्ट करें, इंट्रोड्यूस करें, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगला रूट है आपका इनहेलेशन। काफी अच्छा रूट है इनहेलेशन का, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये बहुत अच्छा काम भी करता है। तो देखिए इनहेलेशन मतलब क्या होता है, उसको सूंघ करके लेना। विक्स का इनहेलर सूंघे होगे, अस्थमा का पंप देखे होगे, तो वो इनहेल करने से डायरेक्टली लंग्स में पहुंचता है और लंग्स में प्रेजेंट एल्वेलाई तुरंत उसको ब्लड में पहुंचा देते हैं और फास्ट एक्शन देता है। तो इस इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडवांटेज के क्या क्या एडवांटेज हैं? एब्जॉर्प्शन इज रैपिड, इस रूट से देने वाले ड्रग का एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है और कैन हैव इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन मिलेगा। गलत एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल नहीं कोट करना चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए मैं ये कोट कर रहा हूं। जो भी व्यक्ति निकोटीन कंजप्शन करता है वाया टोबैको को यूज करता है, बीड़ी सिगरेट, उनके में तुरंत उसका असर क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वो निकोटीन वोलेटाइल इन नेचर का होता है। जब वो जलता है उसके धुएं आते हैं और वो लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स में पहुंचने के बाद सीधे ब्लड में पहुंच जाता है, इसलिए उसका इफेक्ट जो है इमीडिएट होता है। दूसरा एडवांटेज, आइडियल फॉर गैसेस लाइक जनरल एनेस्थेटिक। अगर आप जनरल एनेस्थेटिक दे रहे हो तो उसके लिए आइडियल है, मेंटेनेंस के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडक्शन के लिए तो हमको दूसरा यूज करना पड़ेगा, मेंटेनेंस फेज के लिए ये अच्छा है। इफेक्टिव फॉर पेशेंट फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ऐसे व्यक्ति जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज है या उससे कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए अच्छा है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी काफी अच्छा काम करता है, अस्थमा के केस में भी काफी काम करता है, और अपन जब ऐसे इनहेल करते हैं सर्दी खांसी के लिए तो भी वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये उसके कुछ एडवांटेज हो गए। अगला है, डोज कैन बी टाइट्रेटेड and localized effect on the target and need low dose. Dose can be titrated. ये क्या है? मेरे पास वो प्रोडक्ट है बट मेरे को ध्यान में नहीं आया लेके आने के लिए, वरना मैं आपको बताता। अगर आपने अस्थमा के पंप को देखा होगा तो उसमें एक मीटर डोज रहता है, मतलब आप जब उसको पुश करते जाते हो तो उसकी काउंटिंग बदलती रहती है, जो कि आपको दिखाता है कितना बचा है कितना नहीं बचा है। तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हो और आसानी से इसको हम लिख सकते हैं, और लोकलाइज इफेक्ट भी अपने को देखने को मिल सकता है कम डोज पे। उसके बाद है फीवर साइड इफेक्ट। इस रूट ऑफ ड्रग एक्शन के कम साइड इफेक्ट हैं, जीरो किसी के भी नहीं होते, कम हो सकते हैं। डिसएडवांटेज का लीजिए, लिमिटेशन के लीजिए क्या क्या है। पहला लिमिटेशन ये कहता है मोस्ट एडिक्टिव रूट। काफी ये एक ऐसा रूट है जो ज्यादातर लत लगाने की, हालांकि रूट को क्यों दोष देना भाई, दोष तो उस व्यक्ति का जो ले रहा है, तो रूट पे क्या लत लगा देना। लेकिन हाँ, इसलिए क्योंकि ये इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इंजेक्शन लगाना तकलीफ हो सकता है, खर्चा हो सकता है, इस पर कोई तकलीफ नहीं होती। मैं नहीं दूंगा एग्जाम्पल, आप टीवी में देखते होगे, तो उस केस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। मोस्ट एडिक्टिव रूट, ड्रग्स कैन एंटर द ब्रेन क्विकली, फास्ट, तुरंत असर चढ़ता है, इसीलिए
चलता है, समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अनकॉमन है, किसके रेस्पेक्ट में, सम पेशेंट में फील डिफिकल्टी वाया फॉलोइंग दिस रूट। कुछ लोगों को डिफिकल्टी हो सकता है अगर नेबुलाइजर कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स लगा रहे हैं तो डिफिकल्ट उनको हो सकता है। उसके बाद द ड्रग शुड बी इन फॉर्म ऑफ गैस और वोलेटाइल इन नेचर। वो जो ड्रग दे रहे हो आप, बहुत जरूरी पैरामीटर है, वो वोलेटाइल होना चाहिए और गैस के फॉर्म में होना चाहिए। वेयर इज गैस? यस, गैस के फॉर्म में होना चाहिए, इसके बिना तो दे नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा निकोटीन इज जस्ट एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल। तो गैस के फॉर्म में जनरल एनेस्थेटिक, निकोटीन, वोलेटाइल। ठीक है। अगला डिसएडवांटेज, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मे बी डिफिकल्ट फॉर लार्ज डोज। स्मॉल डोज के लिए इट्स ओके, ऐसे शेक किया, अस्थमा पंप लगा दिया। लार्ज डोज होगा तो प्रॉब्लम होगा। उसके बाद है फ्यूअर ड्रग आर अवेलेबल इन दिस रूट। कुछ ही ड्रग ऐसे हैं जिसको इस रूट में देने के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है, सभी ड्रग को नहीं। पैरास्टामोल इस रूट में तो मैंने नहीं देखा, मतलब वो अवेलेबल नहीं है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग अवेलेबल है, एंटी एस्थमेटिक ड्रग अवेलेबल है, एंटी कैंसर ड्रग माइट बी अवेलेबल और माइट नॉट बी अवेलेबल, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट आज नहीं तो कल को हो सकता है। तो ये कुछ ही ड्रग अभी तक अवेलेबल हैं जो इस रूट से दिए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे लास्ट स्लाइड में, और इसमें हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन के बारे में। अगला है आपका सबलिंगुअल, मतलब आपको कोई ड्रग टंग के नीचे रखना है और बस वो अपना काम करेगा। एक काम करिएगा, जब वीडियो खत्म हो जाएगा ना तो आप आईने के सामने चले जाओ और अपने टंग को उठा के रखो, आपको पूरा नेटवर्क दिखेगा आपके आर्टरीज एंड वेन्स का, लाल नीला दिखेगा। थोड़ा देर वैसे ही रहने दो, आप पाओगे कि सलाइवा वहां पे भर जाएगा। तो इसका क्या मतलब है इस एग्जांपल का, जब आप अपने टैबलेट को जो भी सूट से दिया जा सकता है उसको टंग के नीचे रखोगे, तुरंत डिजोल्व हो जाएगा और उन वेन्स में डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा इफेक्ट और फास्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बाईपास फर्स्ट इफेक्ट, ये फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास कर जाता है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास कर जाता है। अब यहां पे कुछ बच्चों को कमेंट आता था या पूछते हैं कि सर ओरल रूट से दिए हो तो कैसे बाईपास कर जाएगा, ये तो फर्स्ट पास में होना चाहिए। ओरल रूट नहीं है, ये सबलिंगुअल है, लेकिन मुंह के अंदर का ही पार्ट है। अब हां, अगर आपने कुछ ड्रग को टंग के नीचे रखा तो कई लोगों को आदत नहीं होता है, तो कुछ एक क्वांटिटी निगल सकते हो। वो जो निगला हुआ पोर्शन है वो तो काउंट ही नहीं हो रहा इस रूट में, वो तो चला गया ओरल रूट में। तो उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा लोग बोलते हैं कि तो फर्स्ट पास में जाएगा। वो निकला हुआ है, लिया हुआ नहीं, वो हटाया गया है, यूज्ड नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। अगला एडवांटेज है बाईपास द डिस्ट्रक्शन बाय गैस्ट्रिक एसिड। पेट में तो जा ही नहीं रहा, सीधे आपके वेन से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो गैस्ट्रिक एसिड से कैसे डिस्ट्रॉय होगा, होगा क्या, नहीं, ये उसका एडवांटेज है। इसके बाद अगला मे कॉज इमीडिएट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जल्दी काम करता है। एंजाइना के केस में देखते हो बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कई अटैक के केस में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत जल्दी प्रोड्यूस करने का काम करता है। लिमिटेशन, पहला लिमिटेड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग, सभी ड्रग्स के लिए ये रूट फॉलो नहीं कर सकते। दूसरा लिमिटेड टू ड्रग दैट कैन बी टेकन इन स्मॉल डोज, बड़े डोज में लेना हो उसके लिए ये फॉलो नहीं कर सकते। में लूज पार्ट ऑफ द ड्रग इफ सोलोड, जो कि मैं आपको बोल रहा था, लॉस है, सॉरी, अगर आपने कोई ड्रग लिया और उसमें से कुछ हिस्सा सोलोड हो गया तो वो तो लॉस हो गया, वो आपको नहीं मिलेगा। जो पहला समझाया था वो ये वाला है। ठीक है, ये उसके कुछ लिमिटेशन हो गए। अगला रूट है आपका वजाइनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसा रूट है जो प्रिफरेबल होता है फीमेल की कैटेगरी के रेस्पेक्ट में, और लोकल इफेक्ट अगर देखने को मिल रहा है या कोई लेफर्ट इफेक्ट अगर चाहिए तो उस केस में ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए, लोकल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए, अबॉर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या क्या एडवांटेज है वो देख लीजिए। पहला एडवांटेज, ये फर्स्ट पास को बाईपास कर जाता है, लीवर से नहीं जाता, इसीलिए इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। दूसरा, बाईपास द डिस्ट्रक्शन बाय गैस्ट्रिक एसिड, स्टमक से नहीं गुजरता, इसीलिए गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज को। मे कॉज इमीडिएट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट फॉर द लोकल साइट एक्शन, अगर आप उसको लोकली अप्लाई कर रहे हो तो इमीडिएटली फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो भी होगा उस ड्रग का वो आपको देखने को मिल सकता है। साइट स्पेसिफिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे इन्फेक्शन को ठीक करना हो या अबॉर्शन को अचीव करना हो तो इसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन एडवांटेज के साथ साथ कुछ लिमिटेशन है, और मोस्ट प्रोबेबली लिमिटेशन जेंडर स्पेसिफिक है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेल, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज हु आर सेंसिटिविटी इशू इन देयर पर्टिकुलर प्राइवेट पार्ट, तो उनके केस में ये पॉसिबल नहीं है। लिमिटेशन देख लो, नॉट एक्सेप्टेड बाय मेनी पॉपुलेशन, बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सपोजिटरीज कुछ कुछ केस में दिया जा रहा जरूरी है तो वहां पे वो दिया जाएगा, बट कॉमनली इसको कोई प्रीफर करना पसंद नहीं करेगा। उसका दूसरा है कंफ्यूजन एंड एरर इन आइडेंटिफिकेशन दैट इट इज ओरल और वजाइनल कैप्सूल मोस्टली इन विलेज एरिया, और ये जो है मोस्ट ऑफ द केसेस ये मैंने नोट किया है, इसकी काउंसलिंग भी मैंने करी हुई है, और ये होता है, शायद ये आपको बुक में ना मिले, ये मैंने देखा है कुछ गांव में ऐसा हो चुका है
है क्योंकि सपोजिटरी रहती है, वो काफी कुछ कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जैसा दिखाई देता है। तो उनमें से कुछ लोगों को, ये रियल बात बता रहा हूं, उनको धोखा हो गया कि ये ओरल है कि आपका वजाइनल रूट से देना है, तो उसको वो ओरल रूट से ले लेते हैं। ये बहुत कॉमन है, जहां पे लिटरेचरी नहीं है, जानते नहीं है, या अगर डॉक्टर ने या फार्मासिस्ट ने बताया है तो भी भूल गए हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और ये तो हुआ है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये हुआ है। उसके बाद अगला लिमिटेशन, लिमिटेड टू लोकल इफेक्ट ओनली, केवल लोकल जगह पे इफेक्ट करेगा। अगला लिमिटेशन, नॉट ऑल ड्रग कम्स इन द फॉर्म, ये तो ऐसा एक लिमिटेशन है जो मोस्टली सभी जगह आप यूज करते हुए देख रहे हो। उसके बाद अगले रूट पे चलते हैं, ऑप्थेल्मिक, यानी कि जब हम अपने ड्रग को अपने आईज के रूट से दे दें तो फिर वो रूट कहलाएगा ऑप्थेल्मिक। ऐसे तो और भी हैं, लेकिन इनके बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग मोस्टली, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुटेबल फॉर लोकल इफेक्ट एंड नो फर्स्ट पास इफेक्ट, इसका भी कोई फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, डायरेक्टली आंख में दे दोगे, आंख में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कंजक्टिवाइटिस कुछ भी हो, यही ड्रॉप चलेगा। गुड फॉर टारगेट स्पेसिफिक एक्शन, चेंज इन साइज ऑफ पुपिल, मिडियासिस, मियोसिस इफेक्ट कॉज करना है, देखना है, स्टडी करना है, तो उसके लिए आप ये प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद लिमिटेशन की बात करें तो चांस ऑफ बीइंग कंटामिनेटेड, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, चांस नहीं बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लोग इसको कई एक्सपायरी डेट तक खत्म करने तक यूज करते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, उसमें लिखा रहता है कि एक बार खुला तो 30 दिनों के अंदर यूज करना है, कोई 20 दिनों के अंदर यूज करना है, टिप को टच नहीं करना, आंख में टच नहीं करना, उसके टिप को किसी खुले जगह पे मत रख देना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई कंटामिनेशन हो जाएगा। डोज मेजरमेंट बहुत दिक्कत होती है, मुझे जब खुद को अगर आई ड्रॉप लगाना हो और कोई नहीं है तो लगा पाना ड्रॉप का थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें डोज एक्चुअली आप नहीं बोल सकते, 1 बूंद 2 बूंद, कभी भी 1-2 बूंद मुश्किल से आ जाता है, ज़्यादा ही चला जाता है, तो ये एक दिक्कत है। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स, सभी रूट्स कवर नहीं किए हैं, बहुत लंबा चला जाएगा, कुछ एक जो कॉमन रूट्स हैं जो कि आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने यूज़ किया है। और भी रूट्स जिनके बारे में कभी और बात करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, और क्या उसके एडवांटेज, क्या लिमिटेड है, ये एज इट इज याद रखिएगा, टेबल यूज करिएगा, सेमेस्टर एग्जाम में काफी काम आएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।